कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म में ही विष्णु के 9वें अवतार या कोई 10वें अवतार ऐसा बताते रहते हैं, जैसा कि आप सब भी सुनते आए होंगे। बट हिंदुइज्म यानी जो पहले ब्राह्मणिज्म था वो और बुद्धिज्म के बीच हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो उदाहरण है द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोधि ट्री। बोधि ट्री का काटा जाना, उसे डिस्ट्रक्ट किया जाना, उसे डिस्ट्रॉय किया जाना, यह एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जिससे यह शो होता है कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ब्राह्मणिज्म ने बुद्धिज्म को दबाने की कोशिश की और षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के तहत एट लास्ट बुद्धिज्म को दबा भी दिया। उसी का एक उदाहरण है द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोधि ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोधि ट्री बिहार के बोधगया में स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को इनलाइटेनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वह पेड़ बुद्धिज्म में काफी महत्वपूर्ण हो गया था। लोग उस पेड़ को पूजते थे, उसके पत्ते यहाँ से इंडिया से अपने कंट्री, जैसे बाहर से जो लोग आते थे वो अपनी कंट्री ले जाते थे और बड़े ही संभाल कर रखते थे। आज भी ऐसा फॉरेनर जब आते हैं बोधगया में तो आज भी ऐसा करते ही हैं। तो साथियों, इस बोधि ट्री को आप सब जानते हैं कि एक बंगाल का राजा शशांक नाम का था, उसी ने इस बोधि ट्री को कटवा दिया था। और शशांक था कौन? वो शैव धर्म मानता था। तो एक शैव धर्म मानने वाला, शैव धर्म का अनुयायी, बुद्धिज्म के तहत जो एक वृक्ष था, एक पेड़ था, पीपल का वृक्ष, बोधि ट्री जिससे आज हम लोग जानते हैं, उस बोधि ट्री को कटवा दिया था। तो हम अगर कैसे कह सकते हैं कि यह हिंदुइज्म के तहत ही विष्णु के अवतार थे? अगर विष्णु के अवतार होते तो एक शशांक नाम का राजा जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो बोधि ट्री को कभी नहीं कटवाता। तो यानी इतिहास बताता है कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के बीच हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और वो आज तक भी देखने को मिलता है। इसी के तहत यह घटना कब हुई थी? 7th सेंचुरी सीई में। ये पेड़ जो कटवाया गया, ये 7th सेंचुरी सीई में यह घटना हुई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगा, ये कैसे पता चलता है कि शशांक ने यह पेड़ कटवा दिया? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म मानने वाले लोग जो भी थे, जो भी डिस्ट्रॉय किए बुद्धिज्म का, वो इतिहास भी मिटाते चले गए कि हमने ऐसा कुछ किया। लेकिन जो बाहर से एक चाइनीज मॉन्क जिनका नाम था ह्वेनसांग, जो चाइना से आए थे बुद्धिज्म की पढ़ाई करने, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बोधि ट्री को कटवाया एक शशांक नाम का राजा। तो ये ह्वेनसांग लिखते हैं। अगर हम लोग ह्वेनसांग या कोई फॉरेन के लोग यहाँ नहीं आते तो हम सब यह इतिहास आज तक नहीं जान पाते कि कोई बोधि ट्री किसी ने कटवाया था, पता ही नहीं चलता। क्योंकि इंडियन यहाँ पे जो भी थे, जो प्रभुत्व बना लिए थे एक समय, तो उन्होंने कभी ऐसा लिखा ही नहीं कि बोधि ट्री को कटवाया गया। उन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। ये हम सब जानते हैं तो ह्वेनसांग की डायरी है, वो ह्वेनसांग की डायरी से ही हम सबको, पूरे इंडिया को या कहीं पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि बोधगया में स्थित बोधि ट्री को शशांक नाम का एक राजा था बंगाल का, वही कटवा दिया था। तो साथियों, यह एक कॉन्स्पिरेसी तो साफ साफ दिखती है कि इंडियन बुद्धिजीवी थे, यहाँ के जो विद्वान थे, वो अपनी किताबों में इस बोधि ट्री को जो शशांक के द्वारा कटवाया गया था आखिर क्यों नहीं दर्ज किए? एक सवाल बनता है, आप भी सोच ही रहे होंगे। इसी को बोला जाता है साथियों कल्चरल हेजेमनी, यानी सांस्कृतिक प्रभुत्व। अपनी संस्कृति को बढ़ाना और दूसरी की संस्कृति को दबा देना और अपनी संस्कृति का प्रभुत्व हर जगह बढ़ाते चले जाना।
तो वो पावर से कल्चरल हेजेमनी स्थापित किए। ब्राह्मणिज्म जो है वो अपनी विद्वता से भारत में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी पावर की बदौलत पूरे भारत में स्थापित हुआ। क्योंकि अपनी विद्वता से तो बुद्धिज्म स्थापित था, ब्राह्मणिज्म की वो क्षमता नहीं थी। अगर वो होती तो ये पेड़ कटवाना या फिर मारकाट या फिर आक्रमण जैसा वो हरकत नहीं करते। यह शो करता है। दूसरा आप देखें, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 में जला दिया गया था। आप सब जानते हैं कि 1193 में जला दिया गया था। लेकिन ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास हम सबको पता कैसे चलता है? इसका इतिहास भी हेनसांग की डायरी से ही पता चलता है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का कोई इंडियन बुद्धिजीवी ने अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा? यह भी एक सवाल बनता है। ये तो इंडिया में था और वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी था और ये जलाया गया, तो फिर इंडियन बुद्धिजीवी ने अपनी किताबों में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र क्यों नहीं किया? ये इस यूनिवर्सिटी की जानकारी हमें हेनसांग की डायरी से क्यों लगती है? और हेनसांग की डायरी पढ़ा कौन? कोई इंडियन नहीं पढ़ा, बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी कनिंघम ने हेनसांग की डायरी पढ़कर इस नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज की, शशांक और बोधि ट्री के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता लगाया, महाबोधि टेम्पल के बारे में पता लगाया। ये सारे हिस्ट्री, सारे इतिहास जो बुद्धिज्म के इतिहास हैं, ये किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी कनिंघम ने खोज कर निकाला है। आप सब समझ सकते हैं कि ये हिस्ट्री इंडिया का है और यह एक सॉफ्ट पावर है जो आज फॉरेन पॉलिसी को तय करता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी इस बुद्धिज्म पे काफी हद तक डिपेंड करती है। लेकिन इस हिस्ट्री को कोई किसी इंडियन ने उजागर नहीं किया, बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम है कनिंघम, और वो हेनसांग की डायरी की सहायता लेकर ये इतिहास को हम सब के सामने लाया है। साथियों, मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताने की कोशिश की कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना है और वो चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे भरमाने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों एक ही है। जब दोनों एक ही है तो शशांक ने बोधि ट्री क्यों कटवाई? यह सवाल बनता है। दोनों एक ही है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किसी इंडियन राइटर, किसी इंडियन विद्वान ने अपनी किताबों में क्यों नहीं किया? सारे के सारे ये हेनसांग से क्यों हमें प्राप्त हुए और कनिंघम ने इसे क्यों जमीन पर उतारा? यह सवाल तो जायज है, आपके भी मन में होगा। ठीक है साथियों, बाकी के लिए नमस्कार।